पॉपुलेशन चेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच की कड़ी लंबे समय से क्यूरियोसिटी पैदा करती रही है। इकोनॉमिस्ट थॉमस मैल्थस ने 1798 में अपने एक ऐसे में आर्ग्यू किया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ सरवाइव करने के लिए सारे पॉसिबल रिसोर्सेज को खत्म कर सकती है, जिससे दुनिया हमेशा गरीबी की चक्रव्यूह में फंसी रह जाएगी। इस कारण उनका मानना था कि पॉपुलेशन के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती। लेकिन मैल्थस का दौर स्लो टेक्नोलॉजी और लिमिटेड रिसोर्सेज वाला दौर था। पिछले कुछ सदियों में पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने मैल्थस के आर्गुमेंट को गलत साबित कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ग्लोबल पॉपुलेशन दोगुनी तेजी से भी अधिक बढ़ी है और वहीं वर्ल्ड की पर कैपिटा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। मैल्थस के बाद की दुनिया में तेजी से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने जनसंख्या को बोझ नहीं बल्कि एक एसेट बना दिया है। हमारा भारत चाइना के बाद सबसे पॉपुलेटेड नेशन माना जाता है, जहां पिछले करीब 15 से 17 सालों से वर्किंग पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज़्यादा रहा है और इसी कारण भारत के पास हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एडवांटेज है। दोस्तों, वर्किंग पॉपुलेशन की ग्रोथ इकोनॉमी के लिए अच्छी तो है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से ना हो तो यही वर्किंग पॉपुलेशन देश के लिए एक अभिशाप साबित हो सकती है। और आज का हमारा वीडियो भी इसी टॉपिक पर फोकस करेगा कि भारत की बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन भारत के लिए वरदान है या अभिशाप। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी भी देश की पॉपुलेशन का डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से कॉम्पोजिशन। अक्सर एज और जेंडर कॉमन पैरामीटर्स होते हैं। एज के बेसिस पर पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है चिल्ड्रन और यंग एडोलसेंट्स, जिनकी उम्र 15 साल से कम है। दूसरा पार्ट है 15 से 64 साल की उम्र वाली पॉपुलेशन, जिसे वर्किंग एज पॉपुलेशन भी कहते हैं। और आखिरी है एल्डरली पॉपुलेशन, जिसमें 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोग शामिल हैं। खैर, जिस कंट्री की वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उस देश के पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए इस वर्किंग पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। अगर हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस और इकोनॉमी में राइट इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज बनाए जाएं तो एक कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, आज भारत के पास इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लंबे समय से चाइना के बाद भारत को ही नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखा जा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है इसकी युवा आबादी। 1990 और 2010 के बीच भारत ने तीव्र गति से विकास किया और लाखों लोगों को गरीबी के बाहर निकाला। इनफैक्ट 2000 के दशक में कई लोगों ने भारत को अगला एशियन मिरेकल मान लिया था। यूएनएफपीए ने अपनी एक रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया है कि इंडिया की 30% आबादी 14 साल से कम है और वहीं 62% वर्किंग एज पॉपुलेशन है और केवल 8% लोग 60 या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। यूएनएफपी एस्टिमेट करती है कि 2030 तक इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन मैक्सिमम 65% तक पहुंच जाएगी और फिर धीरे धीरे ये परसेंटेज कम होता चला जाएगा। इसके अलावा भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज 2005 से 6 में शुरू हुआ था और 2018 से वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो गई थी। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि भारत इस फेज में 2055 तक यानी अगले 33 ईयर्स तक रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये विंडो भारत के पास किसी और देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रहेगा। जापान, साउथ कोरिया और चाइना के साथ कई एशियन कंट्रीज अपनी बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन से फ़ायदा उठाने में सक्षम थीं। ये कंट्रीज अपनी पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दे पाईं, जिससे इन देशों में काफ़ी सालों तक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रही और आज इंडिया से भी ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस कारण ये माना जाता है कि ये डिविडेंड किसी भी देश के लिए एक बून यानी बेनिफिशियल है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिशियल होने का सबसे बड़ा कारण है इंक्रीज लेबर फोर्स। इकोनॉमी में अधिक काम करने वाले लोग होने की वजह से इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी और देश तरक्की करेगा। दूसरा कारण है इंक्रीज्ड फिजिकल स्पेस।
इसका मतलब ये हुआ कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल होने से जो रिसोर्सेज बच्चों की पढ़ाई पे स्पेंड होते थे उन्हें आसानी से फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह डाइवर्ट करके उन्हें और मॉडर्न और एडवांस बनाया जा सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज होती हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं और देश का विकास होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के इन सब फायदों के कारण ये माना जाता है कि अगले आने वाले दशकों में इंडिया की 65% से भी ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में लगे होंगे। दोस्तों, इंडिया के पास इकोनॉमिकली राइज करने का एक सुनहरा मौका तो है, बट क्या आपको पता है कि कई इश्यूज हैं जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बूंद से बेन या फिर अभिशाप भी बना सकते हैं। दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल से मिलने वाले बेनिफिट्स हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिल सकते। इसको यूटिलाइज करने के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और प्रॉपर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को बूंद से बेन यानी अभिशाप बना सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है एसिमेट्रिक डेमोग्राफी का। यूएनएफपीए की स्टडी के मुताबिक डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम पर अवेलेबल होगा। स्टडी के मुताबिक वर्किंग एज पॉपुलेशन का ग्रोथ इंडिया के पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा होगा, जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना मुश्किल साबित हो सकता है। अगला प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर में अधिकतर जॉब्स हाई स्किल्ड जॉब कैटेगरी जैसे कंप्यूटर्स, प्रोफेसर्स, कंसल्टेंसी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स आदि में क्रिएट होंगी और इंडियन वर्कफोर्स में स्किल्स की कमी काफ़ी बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। इंडिया में अगर जॉब अवेलेबल भी होती है तो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के पास वो स्किल्स नहीं होते जिनकी मार्केट में डिमांड होती है। ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट्स में बेसिक वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी पाई गई है। अगला इशू है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। कई सर्वेज ने ये खुलासा किया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी बेसिक मैथ सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। कोविड-19 के कारण ये सिचुएशन और खराब होती दिख रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा रिलीज की गई स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट ये बताती है कि ऑलमोस्ट 375 मिलियन बच्चे कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक कोविड-19 पैंडेमिक के बुरे इम्पैक्ट का शिकार होंगे, जिसके कारण उनकी पढ़ाई और हेल्थ अफेक्टेड रह सकती है। इसके साथ ही जेंडर गैप से भी कई इश्यूज पैदा होते हैं। स्कूल का एडमिशन हो या इंडस्ट्री में जॉब, इंडिया के जेंडर स्ट्रक्चर और पैट्रियार्की के कारण अक्सर मेल पॉपुलेशन ही प्रोग्रेस कर पाती है। फीमेल्स का पार्टिसिपेशन एजुकेशन के साथ साथ लेबर फोर्स में भी मेल्स की तुलना में कम है। कई स्टडीज के मुताबिक इंडिया में सेकेंडरी और टर्शरी स्कूल्स में गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ के एडमिशन होने के चांसेस हैं और इसलिए हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड अंडर यूटिलाइज्ड और अनबैलेंस्ड रह जाती है। अगला अहम चैलेंज है इंडिया में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अकॉर्डिंग मार्च 2019 तक इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वेल एजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16% है, जो नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये डेटा कोविड-19 पैंडेमिक से पहले का है। कोविड-19 महामारी ने और अधिक लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जाहिर है, जिस एज में यूथ एम्प्लॉयड रह के देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सकती थी, अगर आज वही युवा आबादी बेरोजगार है तो देश की तरक्की पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा इंडिया के हेल्थ पैरामीटर्स भी प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी भी चाइना, बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से हायर है और वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन देशों से कम है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडरवेट और स्टंटेड बच्चे भी इंडिया में ही रहते हैं। स्टंटेड का मतलब है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में कमी पैदा होना। खैर, यही बच्चे कल को बड़े होकर इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे या फिर शायद ये बच्चे उतनी लंबी उम्र जी भी ना पाएं। हो सकता है इंडिया को इनकी हेल्थ सुधारने के लिए और ज़्यादा स्पेंड करना पड़ जाए, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है और इकोनॉमी में बर्डन बढ़ सकता है। इंडियन इकोनॉमी का इनफॉर्मल नेचर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल को रियलाइज करने में बाधा बन सकता है। फिलहाल इंडिया का 90% लेबर डिमांड इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और अन्य लो पेड सर्विसेज और ट्रेड से आता है। दोस्तों, इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी का वो सेक्टर होता है जो इनकम टैक्स पे नहीं करता
और गवर्नमेंट जिसकी डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर नहीं करती। ये सेक्टर जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। फॉर्मल सेक्टर में मिलने वाली कई सुविधाएं जैसे सोशल प्रोटेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, मिनिमम वेज आदि इस सेक्टर में वर्कर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। अक्सर लोग अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कम इनकम में जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में वर्कर्स अपना वर्क एक्सपर्टीज भी इम्प्रूव नहीं कर पाते। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी उन्हें नहीं मिल पाती और ना ही वो कोई खास सेविंग्स कर पाते हैं। और इस तरह वर्किंग पॉपुलेशन का इनफॉर्मल सेक्टर में रहना देश को डेवलप नहीं कर पाता। अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण इंडिया के पास चाइना और यूएसए से भी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने का पोटेंशियल है। बस ज़रूरत है करेक्ट पॉलिसीज और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की। दोस्तों, अगले सेक्शन में हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट किस तरह डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़े चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है। इंडिया को सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना होगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है किसी भी नेशन के स्किल्ड, हेल्दी और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। नेशन की पॉपुलेशन एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के थ्रू ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होने से ही इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, गरीबी खत्म होगी और एक इंक्लूसिव सोसाइटी विकसित होगी। हमें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा ताकि यंग पॉपुलेशन को नौकरी के काबिल बनाया जा सके। मॉडर्न इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया की लेबर फोर्स को स्किल प्रोवाइड कराने होंगे। गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी का भी टारगेट 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को स्किलिंग प्रदान कराने की है। अगला फोकस हमारी एजुकेशन पर होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तीनों लेवल्स में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी यानी HEFA इस डायरेक्शन में एक वेलकम स्टेप है। HEFA देश के प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs, IIMs, NITs आदि में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के थ्रू वर्ल्ड क्लास लैब्स तैयार करेगा, जिससे इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन इंक्रीज होगा। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस के एकेडमिक्स और इंडस्ट्रियल स्किल रिक्वायरमेंट्स का एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन भी जरूरी है ताकि मॉडर्न इंडस्ट्री की डिमांड्स और स्कूल्स, कॉलेजेस के लर्निंग लेवल्स मैच हो सकें। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेल न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज पर फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को सही पॉलिसीज के थ्रू इंश्योर करना होगा कि बच्चे हेल्दी और एजुकेटेड एडल्ट्स बने। इसके अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना चाहिए, जिसके लिए आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी NHPS जैसे योजनाओं का सक्सेसफुल होना जरूरी है। विमेन एंड चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन के लेवल्स ठीक मात्रा में मौजूद हों, इसके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी ICDS द्वारा स्पेशल केयर दिया जाना चाहिए। यंग पीपल को वर्कफोर्स कैटेगरी में एब्जॉर्ब करने के लिए भारत को हर 10 साल में जॉब्स क्रिएट करने होंगे। बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है, जो जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट देने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जहां हम किसी और के लिए काम ना करके खुद के आइडियाज पर काम करते हैं और उन आइडियाज से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स अगर सही से इंप्लीमेंट किए गए तो भविष्य में डेमोग्राफिक डिविडेंड से अच्छा रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। आज भारत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के राइट साइड पर है, जो उसे रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा एडवांटेज उठाने के लिए लेबर फोर्स में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे फोकस करना होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया की डेमोग्राफी की। अब ये बून है या बेन, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।